जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका प्राइम टाइम न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में। इस रेस में बड़े ही दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। प्राइम टाइम न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कृपया बने रहिए। लेकिन पुख्ता तौर पर इसका जवाब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जेपी नड्डा की अगर हम बात कर लें तो वो मौजूदा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, लेकिन चूंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और सबसे बड़ी बात 3 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और खासकर अगर हम बात करें बीजेपी की तो जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया था। 2019 में वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, लेकिन 2020 में उन्हें एक बार फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब अगर लोकसभा चुनावों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते, पक्ष में कहने का मतलब है जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था, अगर उस तरह का कोई एवरेज होता तो शायद बहुत जल्दी लेकिन एट द एंड दिसंबर में चूंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है तो ऐसे में अब खोजबीन एक बार फिर से शुरू हो गई है। और इसी के साथ यह बात भी दोहराई जा रही है कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे में जेपी नड्डा के बाद कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें कुछ नाम आगे चल रही हैं। तो आज इन्हीं नामों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये नाम संघ के भी पसंदीदा हैं और बीजेपी के भी। और अब जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसका झुकाव एक तरफ होगा, बल्कि दोनों तरफ बैलेंस बनाकर जो नेता चलने में सक्षम होगा उसे ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इस कड़ी में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है हाल ही में। तो इतनी जल्दी उनको दो जिम्मेदारी देना या फिर एक जिम्मेदारी लेकर दूसरी जिम्मेदारी देना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्योंकि जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों के बीच उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और आप जानते ही हैं इन लोकसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 8.5 लाख के मार्जिन से जीत दर्ज की थी, जो अपने आप में यह बताता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका दबदबा तो है। इसके अलावा फिर भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा है, मनोहर लाल खट्टर का नाम आ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस का नाम भी इस लिस्ट में आगे है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक जानकारी जो मिल रही है वो ये कि हाल फिलहाल उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी अभी नहीं दी जा सकती, ना ही ऐसा कोई सोच विचार चल रहा है। फिर आप कहेंगे नाम कहां से सामने आया, वो भी सुन लीजिए। दरअसल खबर यह मिल रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 2.5 साल काम करेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बना दिया जाएगा और महाराष्ट्र में फिर 2.5 साल बाद, यानी 2.5 साल बाद जब देवेंद्र फडणवीस को अगर इस तरफ लाया जाता है तो एकनाथ शिंदे को कमान नहीं मिलेगी, बल्कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। एक तो आप ब्राह्मण नेता को केंद्र में ले आएंगे, केंद्र में मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ले आएंगे, लोगों के पास एक मैसेज जाएगा, खासकर हिंदुत्व वाली छवि जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए एक मैसेज जाएगा। और दूसरी बात, महाराष्ट्र को अगर आपको साधना है, बीजेपी को अगर साधना है, तो वो 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे को इसलिए मौका नहीं देंगे क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे बाकी के 2.5 साल में अच्छा खासा काम कर गए तो फिर शिवसेना जो शिंदे वाली है उसको फायदा हो सकता है। और बीजेपी या फिर कोई भी दल जो लार्जेस्ट पार्टी बनकर किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में उभरा है, वो अपने सामने किसी और को आगे निकलते हुए नहीं देखना चाहेगा। तो एकनाथ शिंदे का पत्ता तो लगभग कट गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, माफ कीजिए, इनके नाम आगे चल रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगभग सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रही हैं। फिर यहां पर आपको एक और चीज याद कर लेनी चाहिए कि जेपी नड्डा ने चुनावों से ठीक पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं आरएसएस का दिल दुखाया था, आरएसएस के काम पर सवाल उठाए थे, अपने आप को बड़ा दिखाया था और कहा था कि हम लोग सक्षम हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब आरएसएस से पंगा लिया गया है तब तब सामने वाले को मुंह की खानी पड़ी है और बीजेपी ने इन लोकसभा चुनावों में इस चीज को बखूबी महसूस किया। शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा के इस बयान का इतना बुरा असर हुआ कि आप समझ लीजिए कि कहां तो 400 पार का नारा दे रहे थे और कहां बहुमत का आंकड़ा भी अकेले अपने दम पर ये लेने में नाकामयाब रहे। अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए को पूरा साथ आना पड़ा, तब जाकर अच्छी खासी सीटें आई। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने की लगातार कोशिशें की गई, वो कंट्रोल कर भी लिया गया। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो आरएसएस ठीक है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा,
हजार रैलियां कर दी गई, लोगों से जनसंपर्क साधा गया, घर घर जाकर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए वोट मांगा, वो सबने देखा। डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन एक टीस जेपी नड्डा के उस बयान की अभी भी है। और शायद इसीलिए जेपी नड्डा का जब कार्यकाल चूंकि दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो अब से कुछ दिन बाकी रह गए हैं इस बात का ऐलान होने में भी कि कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो 4 नाम आगे चल रही हैं वो हमने आप तक पहुंचाए। आप बताइए, ये जिम्मेदारी आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।